शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। वैसे और भी मैंने बता दिया था पूरा पाचन तंत्र का, लेकिन अब जो है इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सिस्टम बनाते हैं, किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र बनाते हैं। ये हो गया नाक, ये हो गया, ये हुई आँख, और यहाँ से आहार नाक, आहार नाक, ये है आपका गर्दन, ये हुई खोपड़ी, ठीक, और ये है रस है, हाँ पीछे हो, ठीक, ये हो गया आमाशय, ये हो गया आमाशय, नाक में हुई, ये आमाशय, ठीक, और ये है इधर चला है, और यहाँ पर है ये छुट्टियाँ, ये छुट्टियाँ, ये छुट्टियाँ, और यहाँ से बड़ी आँख हुई, यहाँ से बड़ी, ये हुई बड़ी, और ये हो गया रेक्टस, ये हो गया मंदा, ठीक, ये छुट्टियाँ, और ये हो गया एक आपका पैंक्रियाज, आप देखो, ये हो गया यहाँ से डायफ्राम, ये आपको यहाँ डायफ्राम, ठीक है डायफ्राम। हालांकि मैंने जो है आपका चेस्ट से बना दिया है, ये यहाँ से बनना चाहिए, थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमने हड्डियों में पढ़ा था जो है रिब्स है ना, रिब्स में क्या है, फेफड़ा, लंग्स वगैरह है, ठीक है। हार्ट वगैरह कहाँ है, रिब्स में, और उसके नीचे डायफ्राम है, उसके नीचे क्या है, डायफ्राम। जो हमारा लंग्स का निचला हिस्सा है वो डायफ्राम कहलाता है। डायफ्राम के नीचे ही सारा क्या है, जो है आपका आमाशय वगैरह है, जो मुख्य पाचन जो होता है वो वाला हिस्सा, पाचन तंत्र वाला हिस्सा कहाँ है। तो इसमें देखो, जो पाचन है हमारे शरीर में कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से। पाचन हमारे शरीर में कहाँ शुरू हो जाता है, मुख द्वार से ही शुरू हो जाता है, मुख गुहा। कब इसको जो है मुख गुहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख गुहा। तो पाचन हमारा मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, और मुख गुहा से लेकर के और ये जो है आपका एनस तक पूरा सिस्टम है। कहाँ तक है, एनस तक। एनस मतलब गुदा द्वार तक, कहाँ तक, गुदा द्वार तक। अब इस मुख गुहा के बाद में जो है, ये तो मुख गुहा वाला हिस्सा हो गया, क्या हो गया, मुख गुहा। और यहाँ से ये पूरा कहलाता है ग्रास नली। क्या कहलाता है, ग्रास नली, ठीक है। और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक है। ग्रास नली या ईसोफेगस, वो लगा है, वो साइलेंट रहता है। ईसोफेगस, इसी को ग्रास नली को, फूड पाइप, इसको क्या कहते हैं, फूड पाइप। और इसके नीचे फूड पाइप जहाँ से जुड़ जाता है, जिस भाग से, जो हमारा पेट है, उदर है, उदर का आंतरिक भाग कहलाता है आमाशय। उदर का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, आमाशय। अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्टोमैक। क्या कहते हैं, स्टोमैक, ठीक है। तो स्टोमैक, और स्टोमैक जो है उसके नीचे, इसी में एक और इधर जो है आपका है लीवर है। इधर क्या है, लीवर, ये लीवर है। और लीवर से ही बनता है एक जो है रस, जिसको बोलते हैं पित्तरस। और पित्तरस एक थैली में इकट्ठा होता है, जिसको पित्ताशय बोलते हैं या गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। तो ये लीवर है, ये क्या है, लीवर है। और ये पूरा क्या है, आमाशय है, ठीक। और इसी पे एक जो है पत्तीनुमा संरचना है, जिसको क्या बोलते हैं आपका, पैनक्रियाज। इसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, जो है पैनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय। इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय। आमाशय अलग चीज़ है और अग्नाशय अलग है। ये जो है पत्तीनुमा संरचना है, पैनक्रियाज, ठीक। और पैनक्रियाज और लीवर, इसके नीचे फिर छोटी आंत शुरू हो जाती है। कौन सी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र की सबसे बड़ी संरचना है। सबसे बड़ी संरचना अगर कोई है तो छोटी आंत है। और छोटी आंत ही फिर जुड़ जाती है किससे, बड़ी आंत से। और बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। पूरा पाचन कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन पूरा हो जाता है, ठीक। बड़ी आंत में सिर्फ जो है कुछ खनिज लवण का और पानी का अवशोषण होता है। हमने पढ़ाया था 5 चरणों में पाचन होता है, 5 चरणों में पाचन होता है। मुंह में ले जाते हैं पहले, ठीक है। मुंह में ले जाते हैं, तो मुंह में ले जाते हैं तो यहाँ मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। मुंह से क्या शुरू हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। तो मुंह में पाचन, सबसे पहले हम जिह्वा पर क्या रखते हैं, भोजन रखते हैं। जिह्वा में भोजन रखते हैं। फिर दांत से क्या करते हैं, उसको चपर चपर चबाते हैं। तो तभी तो कहते हैं दांत से खूब महीन कर दो। और दांत से पाचन किस रूप में होता है, फिजिकल रूप में होता है। किस रूप में होता है, भौतिक रूप में होता है। तभी तो इसको जो फिजियोकेमिकल जो है पाचन कहते हैं, फिजियोकेमिकल डाइजेशन कहते हैं। तो केमिकल किस रूप में होता है, एंजाइम से पाचन होता है, तो केमिकल, वो केमिकली पाचन है। और जो दांत से होता है वो कैसा है, भौतिक।
तो दांत से तभी तो चबा के खाना खाना चाहिए। तो और इसके अलावा जो मुख में ही जो है लार ग्रंथियाँ हैं, मुख में क्या है, लार ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, मुख में ही लार ग्रंथियाँ हैं। ये पूरा जो पाइप है ये 9 से 10 मीटर है, मतलब ये पूरा आहार, जो पूरा आपका आहार नाल है, पूरा सिस्टम ये यहाँ तक क्या कहलाता है, आहार नाल। यहाँ से लेकर मुख गुहा से लेकर के अनस तक पूरा क्या कहलाता है, आहार नाल। अगर इसको पूरा निकालोगे तो पूरा जो है एक लंबी सी नाल निकल आएगी, लगभग 9-10 मीटर की। कितने मीटर की, 32-33 फीट की लंबी आहार नाल है। और उसमें सबसे लंबी क्या है, जो है आपका छोटी आंत है, सबसे लंबी क्या है, छोटी आंत है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें पाचन शुरू होता है मुख से ही, और मुख में दांत के साथ साथ में पाचन होता है कुछ लार से, जिसको हम लार बोलते हैं ना। छोटा बच्चा होता है बहुत लार बनता है, हमेशा टप 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 चुआता रहता है लार ना, तो तभी तो मम्मी जो है उसके वो बांध देती हैं शर्ट पे जो है एक रुमाल टाइप का आता है कुछ बांधने के लिए कि लार उसी पे टपकता रहे, क्योंकि बच्चों में पाचन ज़्यादातर यहाँ पर सही नहीं हो पाता है। तो ज़्यादातर पाचन कहाँ से होता है, लार से होता है, ठीक है। तो लार में ये लार बनता कहाँ से, 3 ग्रंथियाँ हैं हमारे जो है मुख में। कितनी ग्रंथियाँ हैं, 3 ग्रंथियाँ हैं। तो यहाँ पर तो ये कान है, यहाँ पर क्या है, कान है, ये हेयर हो गया पूरा बना दें, ये बाल है, और इसी के नीचे क्या है, कान है। तो दोनों कान हमारे मुख में जो है 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 जोड़े पाई जाती हैं। तो कान के नीचे यहाँ पर जो कान हमारा है, इस कान के नीचे जो है एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पैरोटिड, ठीक है। तो पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड जो है हमारे मुख में पाई जाने वाली सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। मुख में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड ग्रंथि है। और ये कहाँ पाई जाती है, कान के नीचे। कभी कभी आपने देखा होगा ये पैरोटिड ग्रंथि जो है वायरल संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है, सूज जाती है, फूल जाती है। तो ये गलवा सूज जाता है, ये सूज जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, गलसुआ, गलकंड या गलसुआ बोलते हैं। मम्स भी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मम्स, अंग्रेजी में मम्स बोलते हैं, और या फिर उसको गलसुआ बोलते हैं। तो ये गलसुआ किस बीमारी, किसके कारण होती है, पैरोटिड ग्रंथि के सूजन आ जाने के कारण वायरल संक्रमण हो जाता है। तो हमारी जो ये पैरोटिड ग्रंथि है क्या हो जाती है, सूज जाती है। तो किस बीमारी, कौन से मतलब किससे सूजन हो जाता है, वायरल से, वायरल संक्रमण, वायरस से, विषाणु का आक्रमण हो जाता है। तो ये संक्रमित हो जाता है और संक्रमित होकर के सूज जाता है, और सूज जाता है तो उसी को गलसुआ बीमारी कहते हैं, ठीक है, और इसी को मम्स कहते हैं। तो पैरोटिड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि। सांपों में ये ग्रंथि पाई जाती है, इसी में सांप अपना विष रखते हैं। क्या रखते हैं, विष रखते हैं। तो पैरोटिड ग्रंथि में ही सांप क्या रखते हैं, अपना विष रखते हैं। और जो सपेरा होते हैं वो इसी ग्रंथि को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, जिससे कि विष ना रह जाए, सांप का विष ना बने, उसका लार जो है विष के रूप में न परिवर्तित हो पाए, इसीलिए इस ग्रंथि को निकाल देते हैं। तो ये पैरोटिड ग्रंथि हो गई। और इसके अलावा हमारे जिह्वा के नीचे, हमारे जो है जिह्वा के साइड में, जो हमारा जीव है, जीव के साइड में, दोनों साइड में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल। क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है कहाँ पर, हमारे जिह्वा के दोनों साइड में, जिह्वा के दोनों साइड में, अगल बगल में, जहाँ जिह्वा जहाँ जुड़ी हुई है उसके साइड में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्रंथि, ठीक है। और इसके जो हमारा जबड़ा है, जबड़े को क्या बोलते हैं, जबड़े की सबसे मतलब कठोर सतह कौन सी है, मैंडिबल। सबसे कठोर जो है मैंडिबल है हड्डी, और मैंडिबल के ही नाम से जो है सबमैंडिबुलर एक ग्रंथि है, सबमैंडिबुलर। तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है कहाँ, जबड़ों के पास में, दोनों जबड़ों के पास में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं सबमैंडिबुलर। तो ये 3 ग्रंथियां महत्वपूर्ण हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, हमारे मुख में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, बक्कल कैविटी में, मुख में पाई जाती हैं। और यहाँ से एंजाइम्स का क्या होता है, स्रावण होता है, एंजाइम्स निकलते हैं जिसके कारण पाचन होता है, केमिकल रूप से, रसायन के रूप में पाचन शुरू होता है। और ये लार जो है हम प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार बना देते हैं शरीर में अपने। हमारे मुख में लार अगर मतलब प्रतिदिन कोई व्यक्ति कितना लार बना लेता है, 1 से 1.5 लीटर के करीब में। कोई कम बनाता है, कोई ज़्यादा बनाता है। जो ज़्यादा बनाता है उसका पाचन अच्छा है, उसको पेट की बीमारी नहीं होगी। जो कम बनाता है उसका पाचन, भाई आपने देखा होगा मिठाई सामने आ गई, रसगुल्ले आ गए, तुरंत मुंह में लार आ जाता है, लार टपकने लगता है, कहते हैं ना। तो अर्थात लार टपकने का मतलब ये होता है कि जो है, हाँ, मतलब अब खाना जो है आने वाला है तो पचेगा। इसीलिए जो डॉक्टर है कहते हैं खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए।
अगर पानी पी लोगे तो लार क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो लार के जो एंजाइम्स हैं वो पतले हो जाएंगे तो पाचन सही नहीं होगा। इसीलिए खाने से 45 मिनट पहले खाना पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे लार्वा हमारा जो सलाइवा है वो पतला ना होने पाए। और खाने से पहले हमेशा जो है इमेजिन कर लो कि खाना आने वाला है, खाना आने वाला है, जिससे कि हमारे शरीर के जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सब क्या शुरू कर दें, जो है अपना मतलब सारे जितने भी ग्लैंड्स हैं सभी सक्रिय हो जाएं और सब अपने अपने जो है एंजाइम्स को छोड़ना शुरू कर दें, पाचन के लिए तैयार रेडी। कहते हैं भाई टाइम हो गया ना, 12 बजे के खाने का टाइम हो गया। अब शरीर को पता है कि 12 बजे खाना मिलना है, तो शरीर के हमारे सारे फंक्शन जो ग्लैंड्स हैं वो सक्रिय हो जाएंगे, कहेंगे अरे अपना अपना काम शुरू करो। उधर HCl छोड़ना शुरू कर देगा, गैस्ट्रिक जूस जो है बनाना शुरू कर देंगे। इधर हमारे लार से जो है सलाइवा ग्रंथि से जो है लार बनने लगेगा। तो इसीलिए पाचन अगर अच्छी तरीके से कराना है तो सबसे पहले आप भोजन को इमेजिन करो कि भोजन हमको मिलने वाला है। तो भोजन मिलने वाला है तो मुंह में लार बनेगा, लार बनेगा तो जल्दी से पचेगा। तो इसलिए जो है ये 3 ग्रंथियां हैं। अब इन 3 ग्रंथियों में जो एंजाइम्स निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, लेकिन एक एंजाइम है टायलिन। एक एंजाइम क्या है, टायलिन, ठीक है। टायलिन एक एंजाइम है जो आप चोकर वगैरह खाते हो, चोकर, स्टार्च, मंड, चोकर, ये इसमें चावल, धान, वो गेहूँ वगैरह में चोकर होता है ना, जो भूसी होती है, छिलका, तो छिलका को ही मंड स्टार्च बोलते हैं ना, चोकर, उसी में मंड पाया जाता है। चोकर में ही क्या पाया जाता है, मंड या स्टार्च। तो स्टार्च और मंड का पाचन कौन करता है, टायलिन करता है। कौन करता है, टायलिन। स्टार्च और मंड का पाचन यहाँ कौन शुरू कर देता है, टायलिन करना शुरू कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको लाइसोजाइम एक एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हम लोग देखो खाते समय क्या है, कहीं से भी उठाकर खा लेते हैं। बच्चे छोटे, खास करके छोटे बच्चे हैं, कुछ भी मिल गया और मम्मी देख नहीं, उठाकर मुंह में रख लेते हैं। कहीं भी पड़ा हो, कुछ भी लिपड़ा हो उसमें जो है, और उठा के मुंह में रख लेते हैं। तो हमारा शरीर जो है एक एंजाइम छोड़ता है, लाइसोजाइम, और ये होता है जीवाणुनाशक। ये क्या होता है, जीवाणुनाशक। ये बैक्टीरिया को मार देता है। तो अगर उस खाने पर कोई भी बैक्टीरिया चिपकी हुई है तो उसको कौन मार देगा, लाइसोजाइम। तो इसी में से, इन्हीं लार ग्रंथियों में से लार तो बनता ही बनता है, और साथ में क्या बनते हैं, कुछ एंजाइम्स बनते हैं। प्रोटीन नहीं बनते हैं, क्या बनते हैं, एंजाइम। एंजाइम, ठीक है। एंजाइम जो है पचाने के लिए एक महत्वपूर्ण रसायन होते हैं। हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, वो क्या बनाती हैं, या तो एंजाइम्स बनाएंगी या हार्मोन्स बनाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हार्मोन्स नहीं श्रावण हो रहा है, यहाँ पर पाचन के लिए क्या मुख्य है, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में एक लाइसोजाइम हो गया, और एक जो है आपका जो है म्यूलिन निकलता है। क्या निकलता है, म्यूलिन, ठीक है। म्यूलिन खाने को क्या करता है, लसलसला, चिपचिपा बनाता है। इसमें जो है भाई जब हम खाना रखते हैं मुंह में, कभी कभी खाते समय क्या होता है, खाते समय जो है कंकड़ पत्थर पड़ गया तो हम खानवा को क्या कर देते हैं, उगल देते हैं, खाना को बाहर निकाल देते हैं, उगल देते हैं। तो खाना जब उगलते हैं तो उसमें देखा होगा मतलब कैसा निकलता है, मतलब एक पेस्ट बना हुआ, एक जो है पेस्ट बना हुआ, मतलब रोटी है, चबा लिए खूब अच्छी तरीके से, पेट के अंदर अभी गया नहीं है, आमाशय में गया नहीं है, मुंह में ही है, और पड़ गया जो है कंकड़, तो फिर पूरा खाना क्या कर देते हैं, उगल देते हैं। तो देखा होगा वो पेस्ट टाइप का बन जाता है। तो पेस्ट कौन बनाता है, म्यूलिन बनाता है। कौन बनाता है, लिसलिसला चिपचिपा कौन बनाता है, म्यूलिन। तो ये महत्वपूर्ण क्या है, हमारे एंजाइम्स हैं। टायलिन, अब प्रश्न पूछेगा, प्रश्न को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। प्रश्न पूछेगा टायलिन एंजाइम का स्रावण कहाँ होता है, लार ग्रंथियों में। कहाँ होता है, लार ग्रंथियों में। और लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड, जो कहाँ पाई जाती है, कान के नीचे। और इसके सूजन से कौन सी बीमारी होती है, गलसुआ, मम्स बीमारी होती है इसके सूजन से, मम्स। और मम्स बीमारी जीवाणु से होती है कि बैक्टीरिया से हो या वायरस से, किससे होती है, वायरस से होती है। प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं ना, तो वायरस से होती है मम्स बीमारी, ठीक है। तो जो गलवा उसमें जो है सूज जाता है ना, और कभी कभी गाँव में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अकवाते हैं ना, कैसे, जिसकी ये वाली उंगली जो है ये पीछे लग जाती है, हमारे यहाँ अकवाते थे ऐसे, ठीक है। कैसे गलकंड हो गया है, ले जाओ अकवा लाओ, जिसकी छंगलियाँ उंगली और अंगूठा पीछे लग जाए तो वो जो है क्या करते हैं, एक कंकड़ रख लेते हैं और इसी से आँकते हैं। हाँ, इसी से क्या करते हैं, आँकते हैं। हमें भी हो गया था एक बार। ज़्यादातर बच्चों में होता है ये गलसुआ बीमारी, किस में होती है, बच्चों में ज़्यादातर होता है। तो जो है बच्चों में, चूँकि बताया नहीं, बच्चे कुछ भी उठा के खा लेते हैं तो उसमें जो है वायरस भी चिपक के चले जाते हैं, बैक्टीरिया भी चले जाते हैं, तो वो सब इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है।
तो अब सब लैंग्वेल ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है? जीभ के अगल बगल में, और ये जोड़े में होते हैं। हमारे शरीर में ज़्यादातर जो शारीरिक संरचना है जोड़े में है ना, 2 कान हैं, 2 नाक हैं, 2 आँख हैं। इसी तरीके से शरीर में ग्लैंड्स भी ज़्यादातर मोस्टली जोड़े में हैं। तो इसलिए 6 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं हमारे जब मुंह में, 6 ग्लैंड्स पाए जाते हैं और 3 जोड़े में पाई जाती हैं। ठीक, तो 2 पैरोटिड हो गए, 2 सबलिंगुअल हो गए, 2 सबमैंडिबल हो गए। सबमैंडिबल ही जो है हमारे जबड़े के नीचे पाई जाती है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या निकालते हैं? लार निकालते हैं या जो एंजाइम्स निकालते हैं, जिसमें टाइलिन एक महत्वपूर्ण एंजाइम है, लाइसोजाइम एक महत्वपूर्ण एंजाइम है, म्यूलिन एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। टाइलिन का काम क्या है? स्टार्च को पचाना। किसको पचाना? स्टार्च को। देखो हमारा शरीर जो है पाचन करके अंततोगत्वा क्या करता है? एनर्जी लेता है, प्रोटीन लेता है, एनर्जी लेता है और फैट लेता है। तीनों चीज़ों का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और वसा का पाचन होता है। 3 मुख्य तत्व हैं जिसका शरीर हमारा पाचन करता है और उनसे जो है ये तत्व लेता है। ठीक है, ये सारे तत्व लेता है। तो यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट, अब ये टाइलिन से जो पाचन होता है, स्टार्च से क्या निकलता है? कार्बोहाइड्रेट। तो प्रश्न यहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? मुंह से। कहाँ शुरू हो जाता है? मुंह से। प्रोटीन का पाचन यहाँ नहीं होता है, मुंह में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। मुंह में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, जो कि टाइलिन करता है। कौन करता है? टाइलिन। जो स्टार्च है, मंड है, जिसको चोकर कहते हो, उसको पचाकर किस में बदलता है? कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। किस में बदलता है? कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। ठीक, तो यहाँ से ये पाचन शुरू हो जाता है मुख से। अब इसके बाद में मुख से पाचन करते हुए फिर जो है यहाँ पर एक नली है, जिसको ग्रास नली कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? आहार नल तो पूरे को कहते हैं, आहार नल तो पूरे को कहते हैं। और ये नली जो यहाँ से अपनी जो स्टोमक तक है, जो अमाशय तक है, ये नली क्या कहलाती है? ग्रास नली। ईसोफेगस कहते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईसोफेगस। अब ये ग्रास नली जो है ये हमारे लंबाई के अनुसार जो है लंबी होती है। कोई छोटा ठेगना है तो उसकी जो ग्रास नली होगी छोटी होगी, कोई 6 फुट लंबा है तो उसकी ग्रास नली थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो एक एवरेज जो है 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है ग्रास नली, 15, 20, 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। और सबसे लंबी ग्रास नली अगर किसी जानवर में होगी तो किसकी होगी? जिराफ में, क्योंकि जिराफ का गर्दन क्या होता है? लंबा होता है। तो जिराफ में ग्रास नली सबसे ज़्यादा लंबी होगी। ठीक, तो ये ग्रास नली में किसी भी प्रकार से एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर इसका पाचन नहीं होता है। तो भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है? ग्रास नली में नहीं होता है। पाचन शुरुआत तो कहाँ से हो जाता है? मुख से ही हो जाता है, लेकिन ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। अब ग्रास नली हमारी बनी है जो है, मैंने पढ़ाया था उपास्थि, कार्टिलेज पढ़ाया था ना, तो ये लचीली हड्डियों की बनी हुई है। किसकी बनी है? लचीली हड्डियों की, ग्रास नली। और ग्रास नली में जो भोजन पहुंचता है तो कर्माकुंचन की सहायता से आगे बढ़ता है। कैसे? कर्माकुंचन मतलब ऐसे पिचकेगी ग्रास नली, फिर फूलेगी, पिचकेगी, फूलेगी, पिचकेगी, फूलेगी, पिचकेगी, फूलेगी। तो ऐसे खाना हमारा क्या करता है? आगे बढ़ता है। तो इसके लिए कहा जाता है कर्माकुंचन। इसके लिए कौन सा शब्द आया है? कर्माकुंचन। ठीक, अब कोई इंजन तो लगा नहीं है शरीर में कि जनरेटर स्टार्ट किया और धक्का मारा और चला गया। तो जो है शरीर उसी हिसाब से अपने आप को कर्माकुंचन करके और भोजन को, तभी तो हम लेटे रहते तो भी, या सर के बल खड़े हो जाएं तो भी इस कर्माकुंचन से जो है पाइप से मत इधर जाएगी। यहीं पर जो है ये यहीं से जो है एक श्वास नली भी आती है। यहीं से क्या आती है? श्वास नली। भाई जो नाक से लिए ये श्वास नली भी चली गई है, यहीं से आती है। अब जब हम श्वास लेंगे तो ये श्वास तो श्वास नली में चली जाएगी और खाना जो खाएंगे वो ग्रास नली में चली जाएगी। तो तभी तो कहते हैं कि खाना खाते समय बात बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। बोलोगे तो मुंह में श्वास जाएगा और मुंह से श्वास जाएगा तो साथ में श्वास के साथ चावल और रोटी के टुकड़े भी जो है ग्रास नली में चले जाएंगे और ग्रास नली वो उसमें श्वास नली में, और श्वास नली में चले गए तो श्वास नली बंद हो जाएगी और फिर मर जाओगे। तो इसीलिए खाते समय, और जब ये ऐसे, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ये संरचना कुछ ऐसे यहाँ पर जो है एक रोध टाइप का लगा है। जैसे ही ऊपर से भोजन के टुकड़े आएंगे वैसे ही ये वाला हिस्सा ऐसे बंद हो जाएगा, ये वाला हिस्सा शटर की तरीके से गिर जाएगा, और शटर की तरीके से गिर जाएगा तो भोजन सीधे नीचे चला जाएगा, भोजन सीधे नीचे चला जाएगा। और जब श्वास लेंगे तो श्वास लेंगे ये वाला हिस्सा खुल जाएगा, ये वाला हिस्सा खुल जाएगा और श्वास जो है सीधे श्वास नली में चली जाएगी। ये तो आगे हम पढ़ेंगे, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कर्माकुंचन की सहायता से हमारे शरीर में पूरे आहार नाल में ही भोजन कैसे आगे बढ़ता है? कर्माकुंचन यानी पूरा सिस्टम पहले फूलेगा, पिचकेगा, फूलेगा, पिचकेगा, फिर आगे बढ़ता चला जाता है। आहार नाल में भोजन आगे बढ़ता चला जाता है। और इसकी सतह पर ये जो ग्रास नली है इसकी सतह पर
म्यूकस लगा हुआ है। क्या लगा है? ये यहाँ पर म्यूलिन का श्रावण होता है, म्यूलिन का श्रावण होता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। यानी जो दीवार में, ग्रास नली की दीवार में भोजन चिपक न जाए, इसलिए भोजन कैसा बन जाता है? लसलसा। यहाँ से तो लसलसा भोजन चल ही रहा है, लेकिन हमारी ग्रास नली भी भोजन को और दोबारा जो है लपेटती है, किसमें? जो है म्यूलिन की सहायता से, तो और लसलसा होता है जिससे हमारे आहार ग्रास नली में भोजन चिपके ना। तो ये पहुँच करके फिर आती है यहाँ पर एक वाल्व, एक यहाँ पर वाल्व लगा होता है, और यहीं पर एक जो है हमारा पाया जाता है क्या बोलते हैं? हृदय। यहाँ पर हृदय पाया जाता है। हृदय के पास में ही जो वाल्व लगा होता है, इसी को बोलते हैं आपका कार्डियक वाल्व। क्या कहते हैं? कार्डियक वाल्व। ठीक है, हृदय विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहते हैं ना, हृदय को कार्डियक बोलते हैं हृदय को। तो हृदय के पास में वाल्व लगा है जो ग्रास नली को जोड़ता है, किससे? आमाशय को। यहाँ कभी कभी हम देखो जब खाना खा लेते हैं तो कभी कभी उल्टी हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा खा लिए, ठूस ठांस करके भर लिए खूब, ठीक है, और ठूस ठांस के भर लिए तो नीचे से प्रेशर बनेगा और वो उल्ट करके बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये वाल्व खुल जाता है। वैसे तो ये वाल्व भगवान ने ऐसा बनाया है कि ऊपर से जब गिरेगा भोजन तो अंदर चला जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जैसे उसमें समर वगैरह में वाल्व लगाते हैं ना कि पानी का प्रेशर एक तरफ से जाए और उधर से उल्टा लौट के ना आए पानी, तो ऐसे ही वाल्व भगवान ने यहाँ लगा दिया है, कार्डिक वाल्व। कौन सा वाल्व लगा दिया है? कार्डियक वाल्व। अभी कार्डियक वाल्व जैसे ही ग्रास नली से भोजन आएगा, खुलेगा और खुल करके आमाशय में भोजन प्रवेश कर जाएगा। कहाँ प्रवेश कर जाएगा? आमाशय। फिर ये बंद हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ज़्यादा ठूस लेते हैं भोजन तो ये अंदर से जो है गैसें बन रही हैं, जो है सीएल है, अम्लीय है खाना, तो इस तरीके से अंदर से फिर वापस जो है मारेगा प्रेशर और ये कार्डियक वाल्व उल्टा फिर खुल जाता है। उल्टा खुल जाएगा तो भोजन बाहर निकल आता है, उसको कहते हैं उल्टी हो गई, वोमिटिंग हो गई। भाई यहाँ जो हमने मुख में जो पाचन हुआ था, ये लिसलिसा चीज़ निकाले थे, इसको बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। जो भोजन हम मुख से निकाल लेते हैं खाते समय, उसको क्या बोलते हैं? बोलस। वो भी मतलब अभी ठोस पदार्थ है, भोजन का कैसा रूप है? ठोस रूप है, बोलस। ठीक है, तो कभी देखना खाना आप कंकड़ उंकड़ आएगा या खाते समय कूच लो फिर बाहर थूक दो, तो वही क्या है? बोलस है। उसी को क्या बोलते हैं? बोलस। यानी जो है हमारे लार में मिश्रित जो है भोजन बोलस कहलाता है, जो मुख में हम पचाते हैं। तो प्रश्न यहाँ से आता है, मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। यही बोलस धड़ाम धड़ाम गिरता है ग्रास नली से, कहाँ? आमाशय में। ग्रास नली में तो पाचन हुआ नहीं, ग्रास नली में ये म्यूलिन की दीवारें हैं, तो यहाँ से जो है लसलसा पदार्थ निकलता है, जिसके कारण जो है भोजन और लसदार हो जाता है, भोजन और लसदार चिपचिपा हो जाता है, और ये कार्डियक वाल्व से खुलता है और सीधे प्रवेश करता है आमाशय में। कहाँ गिरता है? आमाशय में। अब ये आमाशय लगभग 30 सेंटीमीटर की संरचना है आमाशय, और ये फूलती है आमाशय। जैसे अब अंदर तो इसको आमाशय कहते हैं, स्टोमक कहते हैं, बाहर ये क्या है? पेट कहलाती है। बाहर क्या कहलाती है? पेट कहलाती है। इसी को पेट कहते हैं, बाहरी संरचना को। तभी देखो किसी को पेट फूल जाता है, क्योंकि आमाशय में ज़्यादा भोजन भर लिए। अब ज़्यादा भोजन भर लिए, ये इसका जो है धीरे धीरे करके ये परत मोटी हो गई। आमाशय की परत क्या हो गई? मोटी। खूब चर्बी सर्बी जमा हो गई इसके चारों तरफ से, तो ये मोटी हो जाती है, तभी तो पेट निकल आते हैं, तोंद निकल आते हैं, आमाशय मोटा हो जाता है। ठीक, तो लेकिन इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। कौन सी? आमाशय, स्टोमक। अब इस स्टोमक में जो है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। कौन से ग्लैंड? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसी में जो है यहाँ पर इसकी दीवारों पर जो आपकी आमाशय है, इस आमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि करोड़ों की संख्या में, लगभग 4 करोड़ जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं हमारी इस आमाशय पे। और ये श्रावण करती हैं जो है कुछ एंजाइम्स का और कुछ अम्ल का, HCl जिसको बोलते हैं क्या? HCl। और केमिस्ट्री वाले पढ़े होंगे HCl कितना ज़्यादा खतरनाक, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कितना खतरनाक होता है। उसमें सुई भी डाल दो, पत्थर भी डाल दो, तो क्या हो जाएगा? गल जाएगा। तो ऐसे एसिड हमारे शरीर में आमाशय बनाता है। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि HCl का निर्माण कौन करता है? आमाशय करता है। आमाशय में भी कौन करता है? जठर ग्रंथियाँ करती हैं। कौन करते हैं? जठर ग्रंथियाँ करती हैं। तो जठर ग्रंथियों से क्या बनता है? HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब जो है ऊपर से जो भोजन आया, कहा बेटा अभी जो लाइसोजाइम ने थोड़ा बहुत तुमको नहीं मारा है, एंजाइम वगैरह, वो क्या नाम, बैक्टीरिया वगैरह, तुमको अब हम मारते हैं। तो HCl क्या करता है? कुछ भी बैक्टीरिया आ गया शरीर में भोजन के साथ में, या जो है कोई कंकड़ पत्थर गलती से घुसाया, नहीं मान लो खाए और सीधे पानी पी के निकल गए, चबाए नहीं तो कंकड़ दांत के नीचे पड़ा नहीं, कट से हुआ नहीं तो हमने खाना उगला नहीं,
वो कंकड़ सीधे कहाँ चला गया, पेट में चला गया। तो पेट अब जब HCl जैसे खतरनाक अम्ल है हमारे शरीर में तो क्या कर देगा, उस पत्थर को गला देगा। तो यहाँ पर आकर के जो है वो गल जाता है। अब कहोगे कि इतना खतरनाक अम्ल हमारे अमाशय में है, और अमाशय ये पूरी जो है खाल की संरचना है, त्वचीय संरचना है, पेशीय संरचना है, पेशी की बनी हुई है, तो ये क्यों नहीं गलती, ये भी तो गल जानी। अभी एसिड इस पर गिराओगे HCl तो गल जाएगा ना, ये घाव बन जाएगा, जल जाएगा, लेकिन ये क्यों नहीं जलती है। तो यहाँ पर जो है एक बेस पाया जाता है, इसकी दीवारों की जो दीवार इसका बना है म्यूकस बेस का बना हुआ है। किसका बना है, म्यूकस का बना हुआ है। किसका बना है, म्यूकस, जो कि बेस है, क्षार है, जो क्या है, क्षार है। और ये सिद्धांत कहता है कि अम्ल और क्षार दोनों मिला दोगी तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अम्ल और क्षार दोनों मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं pH वैल्यू, क्या पढ़ते हैं, pH वैल्यू। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल। 7 से कम है, अगर किसी पदार्थ का 7 से कम वैल्यू है pH वैल्यू, तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। वो क्या होगा, अम्ल होगा। 7 से अधिक है तो क्या होगा, क्षार होगा, बेस होगा या अल्कलाइन होगा। एसिडिक होता है 7 से कम, अल्कलाइन होता है 7 से अधिक। तो यहाँ पर जो HCl है वो 7 से कम वैल्यू का pH मान वाला है, तो ये क्षार है। ये क्या है, वो क्षार कह रहा हूँ, अम्ल है। और इसकी दीवार पे, ये दीवार किसकी बनी है, म्यूकस की बनी है। दीवार किसकी बनी है, म्यूकस की। जो अमाशय की दीवार है ये किसकी बनी है, म्यूकस की। और वहाँ से क्या निकलता रहता है, जो है एक क्षार निकलता रहता है, बेस निकलता रहता है, जो इसको न्यूट्रल कर देता है, यानी उस दीवार को काटने नहीं देता है। और कभी कभी क्या होता है, वही बेस म्यूकस कम हो जाता है हमारे शरीर में, तो HCl दीवार को काटने लगता है। तभी जो है स्टोमक कैंसर बन जाता है, उदर कैंसर बन जाता है, कट जाता है ना, अंदर घाव बन जाता है। तो घाव बन करके फिर वो कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक, बहुत खतरनाक स्थिति होती है। पहले तो शुरुआत होगी, गैस की बीमारी बनेगी, इसीलिए तो इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ से क्या गैस रिलीज हो जाती हैं, और गैस रिलीज हो तो कभी कभी हम लोग डकार मारते हैं ना, खट्टी डकार आती है, नाक से धुआं निकलता है, मुंह नाक से खट्टी खट्टी। कोई जो है जिसे कभी कभी जो कोई खा कर आया हो, शादी विवाह से खाना खा के आया हो, फिर जब वो डकार मारे उसके सामने खड़े हो जाओ, कितनी जो है भयंकर डकार मारेगा, और जो है पूरा नाक और मुंह से धुआं निकलेगा। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि ज़्यादा खाना खा लिया। अब HCl को, भाई HCl तो उतने बनेगा जितना पचाना है उसको, और तुमने ज़बरदस्ती ठूस लिया, HCl कम निकला तो बाकी क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो गैस के रूप में बाहर निकलेगा, या उल्टी के रूप में जो है बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बाहर निकाल देता है, वही गैस बाहर निकल आती है। ठीक, तो वो अगर ऊपर से बाहर निकली तो धुआं डकार हो गई, खट्टी डकार हो गई। ठीक, और नीचे से बाहर निकली तो CO2 हो गई। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है जो स्टोमक है, ये स्टोमक मोस्टली जो है HCl भी निकलता है, और इसके अलावा इसमें जो जठर ग्रंथि है इसमें से कई एंजाइम्स निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। तो उसमें कुछ प्रमुख एंजाइम्स हैं, जैसे रेनिन और पेप्सिन। कौन कौन से मुख्य हैं, रेनिन और पेप्सिन। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि जो है हमारे ये जो क्या नाम है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, अर्थात जठर ग्रंथि है। जो जठर ग्रंथि है, यहाँ से जो एंजाइम्स निकलते हैं, कौन कौन से निकलते हैं, तो मुख्य रूप से निकलता है रेनिन। क्या निकलता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन निकलता है। ठीक है, तो रेनिन और पेप्सिन ये क्या काम करते हैं। रेनिन तो आप देखा होगा, दूध हम लोग पीते हैं ना, देखो बच्चों में रेनिन बहुत निकलता है, बच्चों में। और जब आदमी प्रौढ़ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसमें रेनिन निकलना बंद हो जाता है। इसीलिए कभी देखा होगा बच्चा दूध पीता है, फिर जब दूध की उल्टी करता है तो क्या निकलता है, दही निकलता है। क्या निकलता है, दही। तो रेनिन जो है दूध में पाए जाने वाली प्रोटीन केसिन, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दूध में, केसिन। ठीक, तो केसिन का पाचन करके उसको दही बना देता है। क्या बना देता है, दही बना देता है। तो पेट में जो है दूध, बच्चा उल्टी करेगा तो दूध नहीं निकलेगा, क्या निकलता है, दही निकलता है। तो इसलिए जो है केसिन का पाचन करके कौन पाचन करता है, रेनिन। तो केसिन का पाचन कौन करता है, रेनिन। केसिन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है, दूध का क्या है, प्रोटीन है। तो दूध का पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। और रेनिन कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि से, जठर ग्रंथि से। तो इसीलिए इसको कहते हैं जठर जूस कहते हैं, जठर
रस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जठर रस या जठर वो ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस रेनिन मुख हो गया और क्या हो गया? पेप्सिन। पेप्सिन भी किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। पेप्सिन भी किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तो इसका पाचन करके पेप्टाइड में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टाइड में। ठीक, तो ये भी जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमारा स्टोमक किसका पाचन करता है? मुख्य रूप से प्रोटीन का। हमने देखा हमारा मुख्य पाचन किसका करता था? कार्बोहाइड्रेट। किसका पाचन करता था? कार्बोहाइड्रेट का। वहाँ पर पाचन कार्बोहाइड्रेट का हो रहा था और पाचन जो है प्रोटीन का नहीं हो रहा था। और यहाँ पर पाचन किसका हो रहा है? प्रोटीन का। तो मुख्य रूप से पाचन होता है प्रोटीन का। और इसके अलावा वसा का इमल्सीकरण भी होता है। वसा का क्या होता है? इमल्सीकरण। भाई 3 ही मुख्य तत्व हैं जिसका पाचन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। वसा का इमल्सीकरण का मतलब होता है, देखो वसा जैसे तेल है, तेल भी वसा का फॉर्म है। अब तेल को पानी में डालोगे तो क्या पानी में घुलता है? नहीं घुलता है। तो इसी को पायसीकरण बोलते हैं। जब हमारा शरीर अपने एंजाइम्स के माध्यम से उसको क्या बना देता है? पायसीकरण कर देता है, यानी पानी में घुलने लायक बना देता है वसा को। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? इमल्सीकरण या पायसीकरण। इमल्सीकरण या पायसीकरण। तो यहाँ से जो है कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो इसको जो पायसीकरण कर देते हैं, क्या बना देते हैं? इमल्सीकरण करके वसा को घुलनशील बना देते हैं, पानी में घुलने लायक। लेकिन 2 मुख्य ऐसे जो है रस हैं, रेनिन और पेप्सिन, जो कहाँ से निकलते हैं? हमारे जठर ग्रंथि से। जो कहाँ से निकलते हैं? जठर ग्रंथि से। अब यहीं पर जो है कुछ इस तरीके से जो है संरचना पाई जाती है, कुछ बाल नुमा कुछ संरचना पाई जाती है जो खड़ी रहती हैं, जिसको रूजी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? रूजी। रूबी नहीं, रूजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रूजी। अब कभी कभी क्या होता है, ये रूजी संरचना जो है, जब कभी भूख लगती है, तेज भूख लगती है, जैसे भूख लगी हमारे मतलब 12 बजे का टाइम हो गया, इसलिए जब टाइम आदमी फिक्स कर लेता है खाने का तो उसी समय भूख लग जाती है। ठीक है, जो टाइमिंग आपने बना लिया खाने का तो उस समय भूख क्यों लगती है? क्योंकि हमारे शरीर में उसको पता है बायोलॉजिकल टाइम हमारे शरीर में चलता है। जैसे हमारी घड़ी टाइम बताती है, ऐसे हमारे शरीर में जो है जैविक घड़ी है, हमारे शरीर की जैविक घड़ी है। तो जैविक घड़ी सब अपने अपने निश्चित समय पे काम करती रहती हैं। उनको पता है कि खाना बंदा जो है 12 बजे खाता है और अभी तक पेट को खाना आया नहीं है और HCl बनना शुरू हो गया, क्योंकि उसको पता है अभी खाना ढूंस के खाएगा ये, तो पहले ही क्या कर लो? HCl बना लो। अब HCl तो पहले ही बन गया, शरीर में बनना शुरू हो गया और हमने खाना खाया नहीं, तो पेट में कांटे चुभने लगते हैं, पेट में कांटे चुभने लगते हैं। तो ये रूजी जो है खड़ी हो जाती है। रूजी जो है, रूबी नहीं, रूजी। रूजी क्या हो जाती है? रूजी खड़ी हो जाती है और चुभने लगती है पेटों में। और अब ये खड़ी नहीं होगी तो जो HCl बना है ये फिर हमारी इन दीवारों से टकराएंगी और दीवारों को काटना शुरू करेंगी। हमारी दीवारों को भाई ज़्यादा मात्रा में बन गई, बेशक जो है यहाँ पर जो है म्यूलिन की जो है म्यूकस का दीवार है, लेकिन फिर भी जो है ये म्यूकस को काटना शुरू कर देगी। ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा और खाना मिला नहीं, खाना आ जाएगा तो खाना को जो है उसको पिघलाएगा, उसको ख़त्म करेगा, तो फिर वो अपने काम में लग जाएगा, तो म्यूकस को नहीं काटेगा। तो रूजी क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है, एब्जॉर्ब करने लगती है HCl को, और जब खड़ी होगी तो पेट में वो चुभने लगती है। तो भूख में जो है हमको जो है कांटा लगता है, भूख में गले में कांटा लगेगा और चुभन महसूस होगा पेट में जो है। ठीक है, तो जैसे ही पानी पी लेते हैं वैसे ही थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि पानी को भी पचाने लगता है ना, तो या जो HCl है वो पतला हो जाता है, तो उसका जो है कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो भूख थोड़ा सा मतलब पेट का दर्द जो चुभन है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये रूजी संरचना है। ये क्या, कौन सी संरचना है? रूजी। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक वाल्व लगा है, पाइलोरिक वाल्व। कौन सा वाल्व लगा है? पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, अब ये पाइलोरिक वाल्व काम क्या करता है? इसके नीचे से शुरू हो जाता है हमारा छोटी आंत। इसके नीचे से क्या शुरू हो जाती है? छोटी आंत। तो यहाँ छोटी आंत से भोजन वापस ऊपर ना आ जाए, तो इसलिए एक वाल्व भगवान ने लगा दिया है। कौन सी? पाइलोरिक वाल्व। तो यहाँ पर ग्रास नली और आमाशय के बीच में एक वाल्व लगा था, जिसको क्या कहा गया? कार्डियक वाल्व। और यहाँ पर एक वाल्व लगा है जो आमाशय और किसको? छोटी आंत को जो है जोड़ती है, उसको कौन सी वाल्व बोलते हैं? पाइलोरिक वाल्व। क्योंकि अब आमाशय में जो भोजन, वो उसमें छोटी आंत में जो भोजन पहुँच जाए वो वापस आमाशय में ना आए। तो यहाँ पर जब भोजन पचाती है, यहाँ पर भी पूरा पाचन नहीं होता, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता ही नहीं। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि आमाशय में किस चीज़ का पाचन नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट का। आमाशय में किसका पाचन नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता ही नहीं है। ठीक है, तो जब ये इसलिए इसको भी यहाँ पूरा पाचन नहीं हो, भोजन अभी पूरा पचा नहीं। यहाँ पर तो HCl ने क्या किया? भोजन को जो है उसमें जो बैक्टीरिया थी और जो वायरस वगैरह आ गए थे, उनको सबको क्या किया?
गलाया, मारा, और कुछ ठोस पदार्थ आ गए थे उनको मारा। अब भोजन जो है बहुत ज़्यादा लिसलिसा हो जाता है, अर्धद्रवित अवस्था में हो जाता है, अर्धद्रवित अवस्था में, जिसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। ठीक, वहाँ पर भोजन बोले थे, मुंह में जो हमने चबाया था उसको क्या बोलते थे? बोलस। और अमाशय में, पेट में आकर के भोजन बन गया काइम। अब ये न तो ठोस है ना ही तरल है, बीज की अवस्था है। इसमें जो है कई एचसीएल वगैरह मिल गया, एचसीएल मिल गया तो भोजन थोड़ा तरल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भोजन, इसीलिए कभी जब उल्टी करते हैं हम तो जो है तरल भोजन निकलता है। कुछ जब जो अगर खाना खाने के तुरंत बाद करते हैं तब तो उसमें से चावल वगैरह के जो है कण निकल आते हैं, क्योंकि चावल अभी पूरी तरीके से घुला नहीं है। और हम लोग चबाते हैं, कितना चबाते हैं? चावल पूरा एक एक दाना चबा नहीं पाते हैं, इसलिए चावल को खाते हैं। चावल को पचाने में टाइम लगता है, रोटी तो जल्दी पच जाता है, क्योंकि वो लबर लार्वा जो है लवार बना देता है उसको, और अंदर जा करके जो है एचसीएल उसको पचा देती है। लेकिन चावल को पचने में टाइम लगता है। और सबसे ज़्यादा समय भोजन यहीं रहता है। कहाँ रहता है? अमाशय में। 4 घंटे लगभग भोजन यहीं रहता है अमाशय में। 4 घंटे के आसपास भोजन कहाँ रहता है? अमाशय में रहता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, भोजन सर्वाधिक समय कहाँ रहता है? अमाशय में रहता है। अब यहाँ भोजन क्या हो गया? अम्लीय। यहाँ भोजन क्या हो गया? अम्लीय। हमारे जो मुंह में पाचन हुआ था वहाँ पर थोड़ा बहुत क्षार भी था, थोड़ा बहुत अम्ल भी था। अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के स्वभाव का। लेकिन यहाँ भोजन पूरा क्या हो गया? अम्लीय हो गया। लेकिन छोटी आंत कहता है कि हम अम्ल को पाचन नहीं करेंगे, अम्ल का पाचन नहीं करेंगे। तो लीवर कहता बेटा भोजन को भेजो, मैं बाइल बना रहा हूँ। मैं क्या बना रहा हूँ? बाइल बना रहा हूँ, यानी पित्त रस बना रहा हूँ और उसको छोड़ रहा हूँ। और पित्त का स्वभाव क्या है? क्षारीय। पित्त का स्वभाव क्या है? क्षारीय। तो जैसे ही भोजन पाइलोरिक वाल्व में घुसेगा, पाइलोरिक वाल्व में घुसेगा और आएगा छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में, वैसे ही भोजन में क्या घुस जाएगा? यहाँ से लीवर ने बनाकर भेज दिया पित्तरस। क्या भेज दिया? पित्तरस। तो पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय होता है। प्रश्न आता है पित्तरस यानी बाइल जूस कैसा होता है? क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है। और अमाशय में भोजन कैसा था? अम्लीय था। अमाशय में भोजन कैसा था? अम्लीय था। और अम्लीय भोजन का पाचन छोटी आंत नहीं करेगा। तो इसलिए जो है बाइल किसने बनाया? लीवर ने बनाया। किसने बनाया? लीवर के तो 500 से अधिक कार्य होते हैं। लीवर बहुत काम करता है, 500 से अधिक कार्य लीवर करता है, जिसमें एक कार्य उसका क्या है? बाइल जूस बनाना, पित्त रस बनाना। और पित्त रस कैसे स्वभाव का होता है? क्षारीय होता है। और ये कहाँ इकट्ठा होता है? गाल ब्लेडर में। कहाँ इकट्ठा होता है? गाल ब्लेडर में, या पित्त की थैली। और उसी पित्त की थैली में कभी कभी क्या होता है? कंकड़ पत्थर धीरे धीरे करके इकट्ठे होते रहते हैं। वो जो यहाँ पर जो है ख़त्म नहीं हो पाया, वो धीरे धीरे इकट्ठे होकर कहाँ जाते हैं? पित्त की थैली में पहुँच जाते हैं। तो कहते हैं पित्त की क्या हो गई? पथरी हो गई। और डॉक्टर ऑपरेशन करके पित्त की थैली को ही क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। जब ज़्यादा बड़ी पथरियाँ बन जाती हैं, कहते हैं अब तो ये ज़रूरी मतलब पित्त की थैली काटनी पड़ेगी, तो डॉक्टर जो है पित्त की थैली को ही काट करके निकाल देते हैं। ठीक, अब लेकिन उससे नुकसान नहीं होता है, क्योंकि पित्त रस कौन बना रहा है? लीवर बना रहा है। गाल ब्लेडर थोड़े नहीं बना रहा है, पित्त की थैली थोड़े नहीं बना रही है। पित्त रस कौन बना रहा है? लीवर बना रहा है। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है, पित्त रस कौन बनाता है? लीवर। लेकिन गाल ब्लेडर में पित्त रस क्या हो रहा है? संचित हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। तो जितना मात्रा में जरूरी है उतना ही छोड़ रहा है। अब यहाँ पर लेकिन लीवर पे भार बढ़ जाएगा। अब लीवर पे थोड़ा सा भार बढ़, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा, लीवर को काम ज़्यादा करना पड़ेगा। पहले क्या था? पहले बना करके रख लिया उसने, कहाँ पर? पित्ताशय की थैली में। और अब जब भोजन आएगा तब पता चला आदमी भूखा है, खूब खा रहा है दिन भर, तो लीवर हमेशा बना रहा है, उसके काम 500 बटे हुए हैं और आदमी खाए जा रहा है, तो वो पित्त रस ज़्यादा बनाएगा। कहेगा ससुरो अब क्या करें, ज़्यादा बना रहे हो, अब जो है लीवर ही ख़राब कर देते हैं, तो लीवर डैमेज हो जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से देखो, खान पीन से हमारा शरीर पूरा जो है, जब आप इस पूरे सिस्टम को समझ जाओगे, अपनी आंतरिक संरचना को, तो जो बीमारियों का भी आप जड़ पता लगा लोगे कि हमारे शरीर में बीमारियां कहाँ से जाती हैं। बीमारी कोई बाहर से नहीं आती है, सब बीमारी जो है हम खुद ही बनाते हैं अपने शरीर में। सारा हम ज़्यादातर बीमारी हम भोजन से बनाते हैं अपने शरीर में। ठीक है, भोजन जैसा लेंगे वैसे हमारे शरीर के सारे सिस्टम काम करते रहते हैं।
तो इसलिए जो है कहा जाता है सप्ताह में 1-2 दिन क्या रखो, फास्ट रखो, व्रत रखो, जिससे कि इनको भी रेस्ट मिले, लीवर को भी बाइल कम बनाना पड़े, अपना रेस्ट में रहे, HCl का भी कम श्रावण। जब हफ्ते में एक रूटीन बना लोगी ना कि हफ्ते में 1 दिन हमको व्रत रहना है, तो फिर उसको भी पता चल जाएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक हमने बताया हमारे शरीर में है ना, तो सारे सिस्टम को जो हमारे अंग तंत्र हैं उनको भी पता चल जाएगा कि अब जो है बंदा हफ्ते में 1 दिन भोजन नहीं खाएगा। ठीक है, तो हम अब अपना काम बंद, सोते हैं आराम से। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड सो जाएगा, कहेगा ठीक है बढ़िया आराम करने को मिल रहा है हमको। तो जो पहले से बना हुआ है भाई, शरीर में हमारे ऑलरेडी सब कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब टूटे हुए बने हैं ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह से एनर्जी हमारे शरीर के सभी टिश्यूज में, सभी जो है उसमें जाते हैं, सेल्स में जाते हैं ना, और सेल्स सभी, तभी तो जो है सेल्स में सारे अंग पाए जाते हैं लगभग भाई। वहाँ पर जो है खुद वो क्या कहते हैं उसको, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया जैसे पावर हाउस ऑफ सेल है, तो वो सब और सारे जो है मतलब गैसेज का सारे इस चीज़ का जो है उसमें सारे जितने भी पदार्थ हैं सब हमारे सेल्स से पहुंचते हैं सारे, तभी तो सेल्स हमारे जीवित रहते हैं। हमारे सेल्स जीवित रहेंगे तो टिश्यूज जीवित रहेंगे, टिश्यूज जीवित रहेंगे तो हमारे सारे ऑर्गन्स जीवित रहेंगे। तो कुछ 1-8 दिन हम हफ्ते में जब व्रत रह लेते हैं तो हमारे शरीर के सिस्टम को रेस्ट करने को मिल जाता है, तभी लाइफ थोड़ा बड़ी हो जाती है। गांधी जी देखो 40-40, 42-42 दिन उपवास रखते थे और मरते नहीं थे। तो उन्होंने पूरा शरीर, अपने शरीर के जो आंतरिक अंग है, जो बायोलॉजिकल घड़ी है, उसको प्रशिक्षित कर दिया था। बायोलॉजिकल घड़ी को प्रशिक्षित कर दिया था कि जो है हम खाना इतने दिन नहीं खाएंगे। और वही 1 दिन ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने बाकायदा प्रशिक्षण लिया था, मतलब खुद ऐसा कर करके, बचपन से ऐसा कर करके अपने शरीर को प्रशिक्षित कर लिया था कि अगर इतने दिन हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में जो है जो कार्बोहाइड्रेट है, जो एनर्जी है, वो जो पहले से एब्जॉर्ब है उसी से बनेगी, जनरेट होगी। तो हमारा शरीर उसी तरीके से जो है, अगर गोली नहीं मारता नाथुराम गोडसे तो गांधी जी इतनी जल्दी मरने वाले थोड़े नहीं थे और जिंदा रहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से छोटी आंत, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, छोटी आंत बड़ी आंत, खैर ज़्यादा नहीं, इसमें हम लोग कल चर्चा करेंगे इसके नीचे का। तो यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ पर भोजन बोलस कहलाता है और यहाँ पर जो पचा है वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है, जो कि अर्धद्रवित है। कैसा है, सेमी लिक्विड है, सेमी लिक्विड फॉर्म में भोजन पहुंच गया। यहाँ पर जो है HCl का श्रवण होता है और हमने देखा रेनिन और पेप्सिन नामक 2 प्रमुख एंजाइम निकलते हैं जो किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का। तो प्रोटीन मुख्य रूप से कहाँ पचता है, जो है आमाशय में। लेकिन तीनों चीज़ों का पाचन करेगा हमारा छोटी आंत, तीनों चीज़ों का पाचन होगा, यानी वसा का भी पाचन होगा, प्रोटीन का भी होगा और कार्बोहाइड्रेट का ही। तो पूर्ण पाचन, पूरा पाचन हमारा कहाँ हो जाता है, छोटी आंत। अब कल हम लोग जो है यहाँ पर जो आपका ये पैनक्रियाज है, इसका भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। पैनक्रियाज और ये सब लीवर वगैरह का अलग से अध्ययन किया जाएगा, लेकिन पैनक्रियाज जो एंजाइम छोड़ता है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद छोटी आंत में कौन कौन से जो है एंजाइम्स निकलते हैं उसका अध्ययन करेंगे। फिर जो भोजन पचने के बाद में जो गंदा चीज़ बचता है, वेस्ट मटेरियल बचता है, जिसको मल कहते हैं, वो रेक्टम में आकर जमा हो जाता है। फिर सवेरे सवेरे हम लोग पोट्टी जाते हैं, ठीक, तो वो गंदा चीज़ निकलता है। तो ये सारा अध्ययन कल करेंगे। ठीक।